जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी होंगी, स्ट्रेटेजी की वीडियोस देखी होंगी, बुक लिस्ट देखी होगी दोस्तों, कि आपको ज्योग्राफी के लिए 11th 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, साइंस के लिए 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि यार ज्योग्राफी के लिए अगर 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तो हमें वो पढ़नी क्यों चाहिए? ऐसा क्या है उन बुक्स के अंदर जो हमें उन क्लास के एनसीईआरटीज को रेफर करना चाहिए दोस्तों? तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जो कि हम उसको डिकोड करेंगे। अब देखोगे, अगर आप सिलेबस जिन लोगों ने देखा है ऑलरेडी, तो वहां पे बहुत एम्बिग्विटी है सिलेबस में, कोई क्लियर क्रिस्टल लिखा नहीं हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बट विद माई एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी इन द यूपीएससी जर्नी, 8 साल से मैं सीएपीएफ एग्जाम के लिए और सीडीएस एग्जाम और अदर डिफेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूं। मोर देन 10 एग्जाम को एट अ टाइम जो है मैं एनालाइज करता हूं ऑन द रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जांपल, आपका सीएपीएफ एग्जाम है, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, एलडीसी, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, सीबीआई डीएसपी एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम, इसके अलावा आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई, एनआईए, बहुत सारे एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। उनके पीवाईक्यूज जो होते हैं उनके गो थ्रू जो है मैं करता रहता हूं। उससे मुझे क्या बेनिफिट होता है, उससे मुझे ये पता चलता है कि एक्चुअली में यूपीएससी का एम्बिट कितना बड़ा है। तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे मेरी नॉलेज के बारे में। और मैं अपनी कोई नॉलेज यहाँ पे शो करने नहीं आया हूं आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने आया हूं कि सीएपीएफ एग्जाम का जो आपका सिलेबस है, जो हमें बोला जाता है कि यार साइंस के लिए 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो आपका एग्जाम हो जाएगा, बट ये बहुत बड़ी मिथ्या है दोस्तों। जिस हिसाब से एग्जाम के लेवल बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। सेम गोज विद ज्योग्राफी एनसीईआरटी ऑफ 11th एंड 12th क्लास, उसके बाहर से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, यूपीएससी का जो सीएपीएफ का सिलेबस है वो एक्चुअली में दिखता कैसे है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं। सेम गोज विद योर सीडीएस का जो जीके का सिलेबस है, उसमें भी बिल्कुल सेम जो है आपका सिलेबस आता है। और इवन सिविल सर्विस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अंदर भी सेम वर्डिंग दी हुई है, जो कि आपका सीपीएफ एग्जाम के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीपीएफ के लिए कर रहे हैं, किसी और एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ये सब चीजें आपके लिए सेम रहेगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जितने लोगों ने पहला लेक्चर देखा है ब्रूटल सीरीज का, दिस विल बी लेक्चर नंबर 2। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देखने आए हैं तो प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1। आपको आई बटन में भी जो है उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जब हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करते हैं, सीएपीएफ एसी एग्जाम के लिए यूपीएससी ने ये सिलेबस दिया है दोस्तों, यहां से यहां तक का पेपर 2 का जो है और 1 का, दोनों का सिलेबस आपका ये दिया है, ठीक है। जिसको अगर हम सब्जेक्ट्स के अंदर डिकोड करते हैं तो आपके सब्जेक्ट आते हैं यहां से। फर्स्ट नंबर पे आप लिखा हुआ है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि शो करता है आपको मैथ एंड रीजनिंग का सिलेबस। जनरल साइंस आपका साइंस हो गया। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, करंट अफेयर हो गया दोस्तों। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो यहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटी आ जाएगा और इंडियन इकोनॉमी आ जाएगा। देन आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड देन आपका लास्ट में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये मेजर सब्जेक्ट आपके हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इनका मिक्सचर जो है होके क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, अगर आप देखोगे तो। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी के साथ करंट अफेयर को मिला दिया तो क्वेश्चन पूछ लेंगे प्लेसेस इन न्यूज का। फॉर एग्जांपल, सीएपीएफएसी 2024 के अंदर जो है अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब वो जो है ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट नहीं है, बट अगर आप उसको देखोगे वो करंट अफेयर में काफी रहता है, तो उस वजह से जो है वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है। गवर्नमेंट स्कीम में आप देखोगे पॉलिटी और इकोनॉमी की मिला के प्लस में करंट अफेयर जो है, काफी सारी स्कीम्स ऐसी है जो इन बेसिस पे आपकी जो है बनती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट आपके ये सारे हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ये है। एक एक करके हम देखते हैं इन सारे सिलेबस को, ठीक है। अगेन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वीडियो बनाना जरूरी इसलिए था, आप बुक चाहे कोई रेफर करो, डजंट मैटर, बट यूपीएससी कभी आपको ये नहीं बोलता है कि आपको ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की ही एनसीईआरटी पढ़नी है। यूपीएससी कभी आपको ये नहीं कहेगा कि सीएपीएफ एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी ही पढ़नी है। यूपीएससी ने एक स्टैंडर्ड सिलेबस दिया, ये कीवर्ड्स यहाँ पे दे दिए हैं, इसको डिकोड करो, जो कि मैंने किया है आपके लिए। और उसके बाद जो है उन टॉपिक्स को कवर करना है। अब ये देखना है कि वो टॉपिक्स कवर कहां से हो रहे हैं आपके, चाहे वो एनसीईआरटी से कवर हो रहे हैं, रेफरेंस बुक से कवर हो रहे हैं, या कोई और स्टैंडर्ड बुक है वहां से कवर हो रहे हैं, तो वो सब जो है आपको करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे साइंस के बारे में, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस का सीएपीएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीएपीएफ एग्जाम में रफली अराउंड 30 क्वेश्चन जो है साइंस के आते हैं। इन 30 क्वेश्चन में से अगर ओवरऑल एनालिसिस में आपको बताऊं, समवेयर अराउंड 22-23 क्वेश्चन आपके जो है 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर 22-23 तो बहुत है, कि 22-23 क्वेश्चन कर लेते हैं तो काम चल जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि हमें 30 ही करने हैं, बाकी की जो 60 टॉपिक है वो भी करने हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है दोस्तों, कोई भी बच्चा अगर ये बोले कि मैं 9वीं और 10वीं क्लास पढ़ के
इन 22-23 क्वेश्चन में से 22-23 क्वेश्चन ठीक कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बेशक सब कुछ छोड़ दो, बस ये 9वीं 10वीं की ही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। लेकिन कोई भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर या अदर कोई भी एग्जाम है आपका यूपीएससी का, 22-23 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम व्हाट यू कैन स्कोर इज, मैक्सिमम की देखो वैसे कोई लिमिट नहीं है, 22 में से हो सकता है कोई 21 भी कर दे, लेकिन जनरल मैं उस आम बच्चे की बात कर रहा हूं जो गांव से बिलोंग करता है, बिल्कुल गरीब घर से बिलोंग करता है, इसके पास कोई अदर सोर्स नहीं है, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का ही सोर्स है उसके पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एटलीस्ट आप जो है इसमें 16-17 के आसपास मान लो एक एवरेज, यार इतने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, 30 क्वेश्चन में से देखो फिर आपका क्या रेशियो है, ठीक है। 30 क्वेश्चन में से आपका 16-17 क्वेश्चन तो काफी कम हो जाएंगे, तो इसलिए जो है हमारा जो ये 7 क्वेश्चन जो बचते हैं यहाँ पे 9वीं 10वीं के बाहर के जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। मुश्किल बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, मैं आपको दिखाऊंगा इवन क्वेश्चन भी, लेकिन वो अगर आप पढ़ के ही नहीं जाओगे तो फिर कैसे सोल्व होंगे, इजंट इट। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस यूपीएससी ने दिया है आपका, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी ने जनरल साइंस का जो है क्या सिलेबस दिया है। तो इन्होंने बोला है द क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, फर्स्ट थिंग, साइंटिफिक टेम्पर, सेकंड थिंग, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science। अब इन्होंने सिर्फ 2 लाइन का सिलेबस दिया है दोस्तों, बट बिलीव मी ये सिलेबस इतना बड़ा है आपकी हालत खराब हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको जो है फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट में हम देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस एंड साइंटिफिक टेम्पर, ये वो सेक्शन है आपका जिसमें आपकी 6ठी से लेकर 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के जो बेसिक फैक्ट होते हैं आपके वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड एक्सेट्रा, ये वो टॉपिक है जो जनरली आपको 6ठी से 10वीं क्लास के अंदर मिल जाएंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करूं, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एसिड, बेस, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, इट्स कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये सारे जो चीजें आपको केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगी। बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन, इकोसिस्टम, प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद डिजीज वगैरह, ये सब जो है आपकी 6ठी से 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मिलते हैं। तो ये सिलेबस है जो बच्चे पढ़ के जाते हैं पेपर में, ठीक है, यानी कि जो सिलेबस आप पढ़ के जाते हो 9वीं 10वीं, और बाय द वे 9वीं 10वीं क्लास में ये मान के चलो आप 6ठी 7वीं 8वीं में अगर आप देखोगे ना, उस क्लास में से 90% सिलेबस ऐसा है जो 6ठी 7वीं 8वीं का सीधा आपको 10वीं में भी देखने को मिलेगा। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 6ठी 7वीं और 8वीं में दिए हुए हैं, 9वीं और 10वीं में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा, जब डिटेल्स हम साइंस का जो वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहां तक अभी तक समझिए कि जो फर्स्ट टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस एंड साइंटिफिक टेम्पर, इसमें 6ठी से 10वीं का जो है कंसेप्ट आपका आता है जो कि बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं सीपीएफ एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहां से गेम चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कैसे चेंज होता है, नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक फिनोमिना और ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। ये जो लाइन है ना दोस्तों, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एवरीडे आएगा बाय द वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग एवरीडे में तो बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस कमरे में खड़ा हूं, ठीक है, ये पीछे जो है मेरे स्क्रीन लगी हुई है, तो मुझे पता होना चाहिए इस स्क्रीन में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। क्या ये एलसीडी है, क्या ये आपका एलईडी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। बाय द वे एलसीडी एंड एलईडी के ऊपर सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कोई चौक मत जाना कि अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आया हुआ है, जाके चेक करो पीवाईक्यूज, ठीक है। इसके अलावा एवरीडे ऑब्जर्वेशन में क्या होता है आपका, ऑटोमोबाइल्स आते हैं, ऑटोमोबाइल्स में अलग अलग कंपोनेंट, ऐसे शीशा है तो उसके अंदर मिरर में हम देखते हैं, राइट। उसके अलावा आपका पंखा हो गया, मोटर है, ट्रांसफॉर्मर है, देखते हैं जनरली, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं। उसके बाद आपका केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें देखते हैं, केमिकल अलग अलग देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है एवरीडे ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, और जनरली ये जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ ये आपके 9th और 10th क्लास में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स में है, जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्लायंसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर है, मोटर्स है, मोटर का इंफॉर्मेशन दिया है 10th क्लास में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, जैसे कि आपका जस्ट अ सेकंड, इक्विपमेंट और मशीनरी यहीं तक है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जो आपके 11th और 12th क्लास में बहुत सारे अच्छे से दिए हुए, इसके मैं एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूं। इसके अलावा जैसे फिजिक्स में और क्या आता है, जैसे डॉपलर इफेक्ट हो गया। बाय द वे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे ना 11th और 12th के, मेजोरिटी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको थ्योरम नहीं पूछेंगे यहाँ से फॉर श्योर। रीजन बीइंग यूपीएससी को पता है कि भाई 12th क्लास या 11th क्लास की फिजिक्स का कोई मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आर्ट वाला स्टूडेंट जिसने बीए किया होगा कैसे आंसर करेगा उस क्वेश्चन को, इजंट इट। तो यूपीएससी का क्या स्टैंडर्ड रहता है कि यार एप्लीकेशन बेस्ड तो मैं पूछूंगा। रीजन बीइंग एवरीडे ऑब्जर्वेशन का, भाई जिस बच्चा जो एक गेस्ट्रो ऑफिसर बनने वाला है, अगर उसको मैं बोल दूं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल बताओ बेसिक, तो वो तो उसको पता होना चाहिए, बेशक बीए की हुई है, डजंट मैटर, राइट। तो इतना तो आपको देखो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
एप्लीकेशन बेस्ड, उससे ज्यादा नहीं। अब जैसे आपने देखा होगा ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स जाते हैं, ऐसे बहुत तेज गाड़ी भाग रही है आपकी, ठीक है, दूर से पुलिस वाले खड़े होते हैं, एक डिवाइस रखते हैं, दूर से देख के बता देंगे आपकी स्पीड क्या है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वो डिवाइस किस बेसिस पे काम करता है, वो काम करता है आपका डॉपलर इफेक्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन सीएपीएफएससी 2020 का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा मुझे 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी में ढूंढ के दिखा दो, नहीं मिलेगा जी, क्योंकि 11th 12th का क्वेश्चन है। कहां से आया? एवरीडे ऑब्जर्वेशन का एक कंपोनेंट है, डेली हम देखते हैं गाड़ियों को, बट हमने कभी सोचा ही नहीं उस पर्सपेक्टिव से, इजंट इट? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हाई स्पीड इंटरनेट आप यूज करते हो, ऑप्टिकल फाइबर जो आती है, आपने देखा होगा, बोलते हैं फाइबर केबल का नेट लगा हुआ है मेरे घर, तो ठीक है, तो वो जो फाइबर केबल का जो नेट है वो किस बेसिस पे काम करता है, वो काम करता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ये भी आपको 11th 12th क्लास के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। अब एज्यूम करो, जस्ट मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आप सोचे कि ये डॉपलर इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, सीएपीएफ के अंदर आया है, क्या ये किसी और एग्जाम में आ सकता है? क्या ये रिपीटेड क्वेश्चन है? You will be surprised to know that this question came in already CAPF 2005। ये देखिए CAPF 2005 में सेम क्वेश्चन आया था आपको, क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज एम्प्लॉयड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द पुलिस टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग? क्या है? डॉपलर इफेक्ट, सिंपल। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो अभी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस को देख रहा हूं, तो यही मेरी एक्सपर्टीज है कि आपके सामने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जो है डिकोड करना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे, ये फिजिक्स की थी बाय द वे, फिजिक्स के और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं मैं, देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, 9th और 10th क्लास में ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ ढंग से, ठीक है। प्रॉपर एक ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग के अलावा उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन सा लिक्विड उसके अंदर डलता है, कैसे में पता चलता है अगर लिक्विड चेंज हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद आपने एडी करंट के बारे में सुना होगा, जो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, बीटेक जिन्होंने किया है, बाय द वे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बाकी एडी करंट है, हिस्टैरिसीस लॉसेस है, ये सब वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ एक यूपीएससी एस्पिरेंट। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी चीज, आप एक फ्यूचर में ऑफिसर बनने वाले हो, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि यार आपको ना ओवरऑल नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, इजंट इट? तभी आप देखोगे जो जवानों के बीच में जो एक ऑरा होता है ना ऑफिसर का, वो अलग ही होता है, क्योंकि उसका नॉलेज ज्यादा है, सिंपल सी चीज है, इजंट इट? तो यहाँ पे आप देखो, सीएपीएफ 2011 के अंदर ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन पूछा इन्होंने, सीएपीएफ 2004 में ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इधर आप देखोगे सीएपीएफ 2013 में भी इन्होंने ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन पूछा है। अगर कोई बच्चा मुझे ये कह दे कि सर आने वाले एग्जाम में 2024, 25, 26 जो भी आपका एग्जाम होगा, 24 का तो हो गया खैर, अगर आप बोलो आप आके कि नहीं सर ट्रांसफॉर्मर से तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो बहुत अंधेरे में हो भाई आप, ठीक है। तो आपको मतलब ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती फिर उस तरीके से, ठीक है। आपके सामने 3 प्रूफ दिए मैंने। अगर यूपीएससी ने किसी भी एग्जाम में, इट इज नॉट अबाउट सीएपीएफ ओनली, किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है, 99% चांसेस आर देयर वो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं पीवाईक्यूज करो, दबा के जितने ज्यादा पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट 1 लेक्चर नंबर 7 में आपको मिलेगा, ठीक है। वहां पे जाके जो है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन दिखाता हूं। अब एक ये क्वेश्चन है आपका, ये आ जाओ आप पहले केमिस्ट्री में चलते हैं वापस, ठीक है। केमिस्ट्री में देखेंगे डे टू डे केमिकल्स हैं, काफी सारे हैं जिनका यूज होता है, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, देन आपका पेंट्स है, डाई है, ग्लास के टाइप्स है, एब्रेसिव मटेरियल्स है। ये वो चीजें हैं जो आपकी 9th 10th एनसीईआरटी में कवर नहीं होती। हमें क्या लगता है ना, हमें लगता है, देखो एक चीज और बताता हूँ, जब भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है ना, स्पेसिफिकली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम जो भी बच्चा देखेगा क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 9वीं 10वीं के भी, मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे वो बिना तैयारी के भी सॉल्व कर देगा, राइट, क्योंकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी तो होती है। तो वो 4-5 क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो हमें लगता है तो बहुत आसान सिलेबस है, 9वीं 10वीं क्लास की पढ़ के एनसीईआरटी हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाओ, उसमें ये देखो साइंस के 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन 9वीं 10वीं से सोल्व हो रहे हैं आपके, ठीक है। तब आपको पता चलेगा एक्चुअली में कि 9वीं 10वीं क्लास से 20, 22, 23 ही क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है या तो आपने कहीं सुने होंगे, लूसेंट में पढ़ा होगा या कहीं और पढ़ा होगा, इसलिए आपको लग आसान रहा है, बट 9वीं 10वीं में वो सब्जेक्ट जो है कवर्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अभी जैसे मैंने बताया, डे टू डे यूज, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर है 9वीं 10वीं में नहीं है, पेंट है, डाइज है, ग्लास है, अब्रेसिव मटेरियल है, ये नहीं कवर है आपके 9वीं 10वीं क्लास में, ठीक है। कैन पे कोई क्वेश्चन आया है सीएपी में? बिल्कुल आया जी, आ जाओ। ये आप देखोगे सीएपीएफएससी 2011, यहाँ पे अलग अलग पेंट के रिगार्डिंग आपको चीजें दी हुई है, ठीक है। इधर आपका टर्पेंटाइन ऑयल है, ठीक है, पेंट का ये क्वेश्चन भी सीएपीएफ 2020 का है। ये वाला क्वेश्चन लेटेस्ट सीएपीएफ 2024 का है, ठीक है। नेचुरल पिगमेंट, सिंथेटिक पिगमेंट, रिएक्टिव पिगमेंट, इनर्ट पिगमेंट, इवन ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे। अब ये भी चीज समझो, 11th 12th में भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं अच्छे से, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कहां से पढ़ना है। वो प्रॉपर साइंस की जो हम बुक, जो वीडियो कवर करेंगे, ठीक है, उसमें हर एक चीज का मैं क्या करूंगा, टॉपिक का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल पेंट है, वो आपको सोर्स लिखूंगा कि कहां से आप पढ़ सकते हो इजिली, डोंट वरी, बिल्कुल फ्री रखूंगा, क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है
ब्रूटल सीरीज को बनाने का वो सिर्फ एक ही है, एक गरीब घर का वो बच्चा जो मेरी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता या महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, 15-15, 16-16, 18-18 हजार, 20-20 हजार की, 50-50 हजार की कोचिंग, वो बच्चा भी सिर्फ और सिर्फ जो डाटा अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर उससे पढ़ के अगर एग्जाम वो निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। आपको कल ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सारी की सारी सीरीज बनाऊंगा, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, साइंस की, हिस्ट्री की, सब चीजें, बस आप साथ दो। ठीक है, प्यार चाहिए आपका, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है, ऐसी रैंडम वीडियो सीएपीएफ की मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी वीडियो होगी उस पर किसी पे 10,000 व्यू है, किसी पे 15,000 व्यू है, ऐसी वीडियो जो इतनी वेल रिसर्च वीडियो होती है उसको आप लोग पसंद नहीं करते, उस पर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, इसलिए आप देखोगे यूट्यूब भी जो उसको आगे पुश नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जाके अभी 2-4 ग्रुप जितने भी है जाके शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके एटलीस्ट। ठीक है, और हमें भी देखिए जितनी ज्यादा वीडियो शेयर होती है हमें भी लगता है कि हाँ यार जो हम मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली में लोगों तक पहुंच रही है वो। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका सीएपीए 2024 का क्वेश्चन है, इंग्रेडिएंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। अगेन मैं यही कह रहा हूं आपको 30 क्वेश्चन देख के लगेगा नहीं कि यार इन सब चीजों की क्या जरूरत है, आपको लगेगा छोड़ देते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ता है दोस्तों, ये इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। ग्लास अगर आप देखोगे बेसिक सा जो है ग्लास का एक डेफिनेशन है, उसके बाद आपके अलग अलग टाइप के ग्लास हैं, फ्लिंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास, ऐसे काफी सारे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है पहली बार आया यार, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मुझे याद नहीं है सीएपीए 2017 या 18 में किसी ईयर में तो आया है क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, तो ये है ग्लास का हो गया आपका, यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर का हो गया, कार्बोरंडम का हो गया जो कि आपका अब्रेसिव मटेरियल होता है। ठीक है, और ये भी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएपीएफ एग्जाम में आ रहा है, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, डीएसपी, पता नहीं कितने एग्जामों में सेम चीजें आ रही है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार में प्लीज गो थ्रू द पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट का बच गया कि यहाँ पे जैसे बायोलॉजी का है, एवरीडे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, और जैसे ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। ऑल दो ब्लड के बारे में कुछ कुछ फैक्ट जो है आपको 9वीं 10वीं एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, 8वीं क्लास में मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल में ब्लड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप बेशक नोट्स भी बना लो इस चीज के, बाकी स्टडी फंडा के जो नोट्स आएंगे उसमें ये सब चीजें कवर होंगी। फाउंडेशन बैच में तो हमारे कवर रहती ही हैं, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी जो 6th एडिशन के जो हमारे लेटेस्ट नोट जनवरी फरवरी में आएंगे उनमें ये सब चीजें आप नाम देना, इस सिलेबस के बेसिस पे ही वो नोट्स रेडी होंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो जैसे ब्लड है, अब मैं चाहता हूं कि आप अगेन वही चीज अपनी तो सीधी सी बात है, जो बच्चों को खुद करना है, खुद करना है तो भाई ब्लड है, ब्लड के बारे में इफ एंड बट सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने ब्लड ग्रुप है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है, कौन जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सब कुछ। ठीक है ना, उसके बाद आपका जैसे हॉर्मोन्स हो गए, अब ये जो चीजें हैं ये भी आप देखोगे 9वीं 10वीं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिए हुए। ठीक है, वो चीजें मेरी कहने को, और यहां से कोई क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो वो फिर आपके छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें नेक्स्ट आपका दिया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, अभी आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी में काफी सारे टॉपिक्स है, पढ़ लेना आप वैसे। ठीक है, 2024 के अंदर जो है आपके क्वेश्चन दिए गए थे, 2024 में आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी के आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है इस बार पूछे गए। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये तो पता नहीं कहां से दे दिए, छोड़ देते हैं। छोड़ने से दिक्कत क्या है ना, हर सब्जेक्ट में 4-4 5-5 क्वेश्चन छोड़ोगे आप तो सोचो 125 में से कहां क्वेश्चन कर पाओगे, इजंट इट? दैट इज द ओनली रीजन कि जो हम चीजें हर सब्जेक्ट में हमें करनी चाहिए वो थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ के वो बहुत ज्यादा छूट जाते हैं दोस्तों। ठीक है, साइंस में मान लो आपने 30 क्वेश्चन की प्रिपरेशन पढ़ी है, आपने 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी करके आप जा रहे हो, 23 क्वेश्चन आपके सामने आए, 20 ही अटेम्प्ट कर दिए मान लो, 10 तो फिर भी चले गए आपके, इजंट इट? 23 तो अटेम्प्ट ही नहीं होते पहली बार, तो 20-22 अटेम्प्ट होंगे, उसमें से भी 3-4 गलत होते हैं सबके। ठीक है, तो 16-17-18 का एवरेज आपका आएगा 30 में से, तो ये रेशो जो है ना ये बहुत खतरनाक है, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत क्वेश्चन कम कर देगा। और ये बात तब है जब आपको हर सब्जेक्ट में इतने आते हो, करंट अफेयर हो सकता है किसी का वीक हो, साइंस हो सकती है किसी का वीक हो, ज्योग्राफी वीक हो सकती है, हिस्ट्री वीक हो सकती है। हिस्ट्री का तो पता ही नहीं कहां से क्या पूछ रहा है, इजंट इट? ये सब्जेक्ट तो फिर भी ऐसे चलो 12वीं की भी पढ़ लोगे आप, बता दूंगा तो आपको सिलेबस, हिस्ट्री के बारे में तो पता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। अब यूनिवर्सल जो है ज्योग्राफी का, सब बोलते हैं कि भाई 11 और 12 एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत सारे टॉपर्स की भी वीडियो आपने देखी होगी, बट मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं भी लिखने वाला हूं, प्लीज इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट आपसे जाके वो टॉपिक्स मेरे लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में अगर कहीं पे मिल जाए तो। ठीक है, फर्स्ट थिंग
सीजन फॉर्मेशन, ठीक है जी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट ये वो वाली है, डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज वाली, ये वो टॉपिक है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ आपको छठी से 10वीं के बीच में मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका ये है सीजन फॉर्मेशन वाला है, ये 11th क्लास में आपको नहीं मिलेगा। 11th में क्या दिया है, सीधा सोलर सिस्टम दिया है, देन सीधा जंप करके इंटीरियर ऑफ अर्थ में चले गए आप, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ये वाला है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है, टाइम जोन का कंसेप्ट है आपका, ये सब चीजें 11th में मिसिंग है। अब आप एक चीज मुझे ये बताओ, अगर आपको एयर सर्कुलेशन के वेदर पैटर्न पढ़ने हैं, ठीक है, ईस्टर्लीज कैसे मूव करेंगी, वेस्टर्लीज कैसे मूव करेंगी, टॉरिड जोन कौन सा होता है, बेसिक्स ही नहीं पता आपको, जब लैटिट्यूड का क्या इंपैक्ट पड़ता है टेम्परेचर के ऊपर, अगर आपको यही नहीं पता तो कैसे आप उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो चलो बात की बात है, सिलेबस के ऊपर आते हैं वापस, ठीक है। ये सिलेबस दिया यूपीएससी ने, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, द क्वेश्चन विल कवर फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी परटेनिंग टू इंडिया एंड वर्ल्ड। बताओ पढ़ लो, क्या पढ़ोगे इसमें, ठीक है। अगर हम इसको 1 बाय 1 डिकोड करते हैं तो क्या आता है, फिजिकल ज्योग्राफी एक बनता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है दो की है, किसकी है, इंडिया की है एंड वर्ल्ड की है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी है जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देन आपके आती है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये भी अगेन दो का है आपका, इंडिया का भी है और वर्ल्ड का भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, कहीं पे लिखा है इसमें कि यहाँ पे आपको 11वीं क्लास की पढ़नी है, 12वीं की पढ़नी है। यूपीएससी को मतलब ही नहीं है एनसीईआरटी से, ठीक है, मतलब है, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए मतलब है, बट सिलेबस उन्होंने जो दिया है ना, वो कभी नहीं बोलता कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आओ। अब मुझे एक चीज बताओ, जो सिलेबस एनसीईआरटी में आपको दिया है वो सेम सिलेबस आपको माजिद हुसैन में मिल जाएगा, वो सेम सिलेबस आपको जीसी लोग में मिल जाएगा। यूपीएससी को तो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो दूसरी बुक को रेफर कर देगा, इजी क्वेश्चन बनाना होगा तो एनसीईआरटी से ले लेगा। एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, उसका रीजन ये है, दैट इज द ओनली क्रेडिबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और हर स्कूल में जो है बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, दैट इज द रीजन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेगा, बट दैट डजंट मीन कि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। काफी मतलब अभी तक अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज यार, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड उस पूरी सीरीज को बनाने के लिए, बहुत मेहनत की है मैंने, मतलब पूरा पूरा दिन लगा रहता हूँ पीपीटी बनाने में। प्लीज लाइक कर दो, कमेंट जरूर करो यार, जो भी मन में आए आपके, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ये अलग अलग आपके एस्पेक्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, देन आपका बिग बैंग, सोलर सिस्टम, अर्थ, सीजन फॉर्मेशन एक्सेट्रा, सब जो है एस्ट्रोनॉमिकल उसमें आते हैं आपके एस्पेक्ट्स में, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, एस्ट्रोनॉमिकल की जब हम बात कर रहे थे तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, बिग बैंग है, सोलर सिस्टम है, ये तीनों टॉपिक तो आपको 11th क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। अर्थ, सीजन फॉर्मेशन, ये जो है आपको टॉपिक 6th और 7th क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अब बताओ 11वीं क्लास की किसने बोल दिया कि सिर्फ 11वीं से ही क्वेश्चन आते हैं, इजंट इट। तो ये चीज आप देखो, यूपीएससी ने टॉपिक दिया है, आपको देखना है कि आपको पढ़ना कहां से है। जरूरी थोड़ा है कि सीजन फॉर्मेशन हम यहीं से पढ़ोगे एनसीईआरटी से, गूगल से पढ़ लो, चैट जीपीटी से पढ़ लो, किसी और बुक से पढ़ लो, स्टडी फंडा के नोट से पढ़ लो, इजंट इट, हर जगह आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के अंदर की जो चीजें होती है उसके बारे में, जैसे कि आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है, मिनरल्स हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, आपके लैंडफॉर्म्स हैं, ये सब जो है जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। अब इसीलिए आप देखोगे लैंडफॉर्म में एक क्वेश्चन आया था आपका सीएपी फेसी 2022 का आई थिंक क्वेश्चन था वो, एक क्वेश्चन इन्होंने ट्रैक्शन लोड के ऊपर पूछा था, ठीक है। अब जो ट्रैक्शन लोड जो था वो रनिंग वाटर का जो है लैंडफॉर्म के अंदर से जो है आता है। अब वो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही नहीं, अब जाके अभी देखना सीएपी फेसी एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है शायद, जहां तक मेरा आइडिया है, ट्रैक्शन लोड का एक क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा एक पोलजे और वाला करके ऐसा एक क्वेश्चन था, 2022 में था या 21 में था, ठीक है। ये वो क्वेश्चन जो दिए ही नहीं हुए एनसीईआरटी में, आपको कैसे सोल्व करोगे आप ये बताओ, ठीक है। यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, उन्होंने तो सीधा बोला भाई हमने सिलेबस में लिखा है, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा ना लिखूंगा कि मैं पोलजे के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आपको देखना है, ठीक है, यूपीएससी का ये कहना है। तो यहाँ से आप देखोगे सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या आगे क्या चीजें हैं, मुझे तो पता नहीं, आप में से बहुत बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे बिल्कुल, जिनके सिर के ऊपर से जा रही होगी वीडियो, तब भी मैं ये कहूंगा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखो, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिले यहाँ से। और डिटेल में जो हम ज्योग्राफी की स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे फुल सिलेबस वाली, ठीक है, और विद सोर्स, ठीक है, वो वीडियो का टाइटल रहेगा ज्योग्राफी विद सोर्स, मतलब उसमें ये टॉपिक मिनरल अगर है तो मिनरल में क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है पूरा बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेसेस हो गया, लैंडफॉर्म हो गया। फिर आपका आता है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में आपका एटमॉस्फेयर की प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, देन आपका वेदर फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपका
एटमॉस्फेयर की रिगार्डिंग क्या क्या आता है, एटमॉस्फेयर की लेयर आती है आपकी, ठीक है, विंड पैटर्न्स आपके आते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा आपका हीट बजट आता है, प्रेशर बेल्ट्स आती हैं आपकी, ठीक है, इंसोलेशन आता है आपका, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आपकी फिर फिजिकल फिनोमिना आ जाते हैं, जैसे साइक्लोन है, थंडरस्टॉर्म है। उसके बाद आपका वाटर इन एटमॉस्फेयर वाला आपका जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हो आप 11th क्लास में, जैसे आपकी फ्रोस्ट होगी, ठीक है, ड्यू, ये सब चीजें, रेनफॉल, ठीक है, क्लाउड्स, ये सब जो है आपका क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पीडोलॉजी, ठीक है, या पेडोलॉजी, पीडोलॉजी एक ही बात है। अब एक चीज आप नोट करना, पीडोलॉजी या पेडोलॉजी के बारे में ना बहुत ही कम इंफॉर्मेशन जो है आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं पीडोलॉजी की जो इन्फॉर्मेशन है आपको, वो 11th क्लास के अंदर दी है, वो भी इंडियन ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से दी नहीं है, ठीक है। उसी का खामियाजा बच्चे काम भुगतते हैं, वो यहाँ भुगतते हैं, कैसे दिखाता हूँ। पीडोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है पहले वो बता दूं। पीडोलॉजी में सॉइल फॉर्मेशन आता है, टाइप ऑफ सॉइल आती है, सॉइल की प्रोफाइल आती है, इंटरनेशनल सॉइल की क्लासिफिकेशन आते हैं, जैसे यूएसडी की सॉइल टेक्सोनोमी है, जिसके अंदर आप पढ़ते हो हिस्टोसोल्स के बारे में, पोर्टजोल्स के बारे में, एरोनोसोल्स के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अब जनरली आप लोग क्या करते हो, 11th और 12th क्लास के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब उन एनसीईआरटी में से एक ही चैप्टर है आपका सॉइल वाला, जो कि आपका 6th चैप्टर ऑफ इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट वाली बुक का 11th क्लास का, ठीक है। उसमें चीजें दी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत छोटे उसमें दी हुई है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए यूएसडीए सॉइल टेक्सोनोमी करके दिया है आपका, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिए इनके, ठीक है, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल, एरिडसोल, अल्टीसोल, मोलिसोल, अदर में जैसे अदर में और भी काफी सोल्स होती होंगी, ठीक है। इस परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, कौन सा कम ज्यादा है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बट अब अगर आपसे पूछा जाए कि यार बताओ एंटीसोल्स क्या होते हैं, जवाब दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे। रीजन में पढ़ा ही नहीं आपने, क्यों? एनसीईआरटी में दे रखा। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एनसीईआरटी फोकस्ड है, यूपीएससी का जो पर्सपेक्टिव है वो सिलेबस फोकस्ड है। अब इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, ये देखिए, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, सभी के सोइल टाइप, साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है, इधर पूछा हुआ है, इधर पूछा हुआ है, इधर भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर ये तो सारे सीडीएस के क्वेश्चन है। दोस्तों सीडीएस के तो क्वेश्चन है, सीएपीएफ में कब आने लग जाए पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। टॉपिक है ना, डेफिनेटली आ सकता है, 200% आ सकता है। रेडी रहो हर चीज के लिए, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। ये नहीं पता कब क्या पूछ दे, ठीक है। अब ये देखो कौन सी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, एंटीसोल, इनकी डेफिनेशन सोचो कैसे कर पाओगे। और बहुत मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊं, वेरी 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 इजी टॉपिक, अगर आपको थोड़ा सा पता चलेगा तो, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये मैं बैठा हूं यहाँ पे, ये हमारे फाउंडेशन बैच के जस्ट स्लाइड आपको दिखाने के लिए मैंने लगाई है, ठीक है। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, एरिडसोल, हर सोइल के बारे में हमने आगे बात की, क्योंकि पूरा चैप्टर, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सोइल वाला चैप्टर पढ़ के ये चीजें तो कवर कर ही नहीं सकता बच्चा, यहां से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार बच्चे को सिर्फ एनसीईआरटी डिपेंडेंट ना बनाया जाए, उसके अलावा जहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो मुझे डालना है। रीजन बिंग अगेन वही बात आती है, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 8 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ अदर एग्जाम्स का, तो इतना आइडिया तो है ही, ये तो एडवांटेज मिलेगा ही, देखो, है ना। तो ये चीज है। इसके अलावा आप आ जाओ ओशियनोग्राफी में, यहाँ पे आप ओशियंस के बारे में स्टडी करते हो, ओशियन फ्लोर की मैपिंग करते हो, क्या क्या चीज उसमें आती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, अबेसल प्लेन्स है, उसके बाद आपके ट्रेंचेस हैं, ऊपर से नीचे लगाने को आ सकते हैं कि पहले कौन सा आता है, पहले कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, शेल्फ आता है, अबेसल प्लेन आते हैं, ट्रेंच आती है, कैसे आता है, ठीक है। देन आपके मरीन प्रोसेसेस आ जाते हैं, इसमें टॉपिक्स कौन कौन से, ओशन करंट आ जाते हैं, सेलिनिटी आती है, कोरल्स आते हैं, टाइड और वेव्स आते हैं, ये आपके ओशनियोग्राफी में आप पढ़ते हो। फिर आती है बायोजियोग्राफी, इसके अंदर आप फ्लोरा और फौना के बारे में जो है पढ़ते हो, जैसे कि इकोसिस्टम हो गया आपका, बायोम्स है, बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, ये सब आप बायोजियोग्राफी में पढ़ते हो। इसके अलावा इसमें और क्या क्या आता है, कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये सब आप पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा भी फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ और टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे आपका कार्टोग्राफी है, रिमोट सेंसिंग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके आप कार्टोग्राफी पढ़ने बैठो, मैं ये नहीं कहूंगा आप रिमोट सेंसिंग पढ़ने बैठो, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि भाई कार्टोग्राफी भी एक चीज है। सिंपल सा है, एक 4th चैप्टर आप देखो 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में जाके, आई थिंक मैप्स के नाम से एक चैप्टर है, हालांकि उसमें कार्टोग्राफी अच्छे से नहीं दिया हुआ, बट कार्टोग्राफी एक अलग से सब्जेक्ट होता है, बट बेसिक्स ऑफ द कार्टोग्राफी आपको पता होनी चाहिए, प्रोजेक्शन क्या होते हैं। मे भी क्वेश्चन आ जाए कोई, देखें कोई क्वेश्चन आया है। CPPC 2022, maps that maintain the true shapes of areas are known as conformal maps. Maps are used to show special relationship. Maps cannot show route from one place to another, ठीक है। CPPC 2022 का क्वेश्चन है, ये आपका कार्टोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं।
इसके अलावा अब देखो यहां तक तो है इंपॉर्टेंट, सारी चीजें आपकी कवर होगी, ठीक है। लेकिन क्या इसमें कहीं पे माउंटेन रेंजेस दी है? क्या इसमें प्लेट्यूज के बारे में बताया है कहीं पे? इन फिजिकल ज्योग्राफी की बात मैं कर रहा हूं। क्या यहाँ पे वाटर बॉडीज के बारे में बताया है? कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, आइलैंड, वोल्केनोज, हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन, इनके बारे में कहाँ है? इन सब चीजों में क्वेश्चन नहीं आते क्या? ग्रासलैंड पे आपका सीएपी में क्वेश्चन नहीं आता, बताओ आप। अभी आया है 2024 में, सीडीएस में नहीं आता, एनडीए में नहीं आता, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। सीएपीएफएसी 2019 में जाके देखो, सोनोरन डेजर्ट नहीं पूछा था इन्होंने, क्वेश्चन नंबर नहीं पता मुझे 56 था या कौन सा था, ठीक है। सीएपीएफएसी 2019 में सोनोरन पूछा था कि क्या है बताओ, क्या ये नॉर्थ अमेरिका का डेजर्ट है, एक सिटी है, एक प्लेट्यू है, क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछा था। अब बताओ सोनोरन 11th क्लास के अंदर कहां दिया है, मुझे दिखाओ। नहीं मिलेगा आपको। रीजन बीइंग, अगेन हम क्या करते हैं, 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी, सॉरी 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी पढ़ते हैं। यूपीएससी क्या करता है, टॉपिक दे दिया उसने, डेजर्ट इन वर्ल्ड, आएगा भाई, ठीक है। ये चीजें जो है ना, ये मुझ पे छोड़ो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। बताओ तो कि चाहिए सर, बना के दो, ठीक है। हक समझ के लिया करो यार, बोलो कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। ये हो गया, चलते हैं अब आगे। अब आ जाओ आप सीधा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। इंडियन ज्योग्राफी में मोर ओवर जो है, जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के डेप्थ में से एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल इंडिया साइज एंड लोकेशन, जाके आप देखोगे 3 पेजेस का चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर काफी सारे डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा अगेन जब सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी होती रहती है, किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछेगा। फिर आपका फिजिकल फीचर्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, जेन्युइनली मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको। जो बच्चा इस मेरी बात से एग्री करता है कमेंट में आके जरूर लिखे एग्री, मुझे पता चले, ताकि, ठीक है, ताकि ये पता चले आप सिंसियरली पूरी वीडियो को देखते हो। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, सबसे पहली सबसे बुरी बात जो मुझे एनसीईआरटी की लगती है, सब कुछ ना होच पोच कर दिया, मिक्स कर दिया सब, कुछ भी चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं है। बच्चा इतना कंफ्यूज है कि यार करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, बोले तो बोले क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने पढ़ाया क्या, हिमालयाज के बारे में बताया, ठीक है। हिमालयाज, हिमालयाज में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दी, मुझे क्लासिफिकेशन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या दिया इन्होंने, कश्मीर हिमालयाज, ठीक है। उस कश्मीर हिमालय में 2 माउंटेन पास दे दिए, ठीक है, जोजिला पास, उसके बाद आपका नीचे वाला जो हिमाचल हिमालय है उसमें दे दिया आपका ये रोहतांग पास, ठीक है। भाई दो माउंटेन पास से क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या आप? नहीं पूछ रहे ना। क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, सिला पास, कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। एनसीईआरटी में मिलेगा, मुश्किल है सर, नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या मिलेगा, बमला, ठीक है। और कौन सा मिलेगा, जेलपला मैक्सिमम। लेकिन अगर उससे बाहर क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा, नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, हम क्या कर रहे हैं, 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। यूपीएससी क्या पूछ रहा है, सिलेबस से पूछ रहा है। सिलेबस में क्या है, माउंटेन पासिस, बिल्कुल है जी। समझ रहे हो आप, कनेक्ट करने की कोशिश करो यार, चीजें सब कुछ सामने है आपके। अब सोचो वो बच्चा जो हर बार 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 100 नंबर तक ही रह रहा है, वो क्यों रह रहा है? 20 बार उसने फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया वाली पढ़ दी होगी, बट माउंटेन पास का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोलान पास, बताओ कहां है, पढ़ा ही नहीं यार बच्चे ने, क्यों, एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं हुआ, इजंट इट। ये चीज आप सोचो बस, इतना अगर समझ में आपको आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, सब हो जाएगा, इजंट इट। तो फिजिकल फीचर ये वाले जो डिटेल वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें सब डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वेजिटेशन, सोइल, नेचुरल हैजार्ड, ये मोरओवर जो सिलेबस है आपका ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के यहीं से आते हैं, ठीक है। थोड़े से आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। अनदर थिंग, मेरा जेन्युइनली बीइंग अ ज्योग्राफी टीचर, मेरा सच बताऊं आपके सामने दिल खोल के रख रहा हूं, एक मन ऐसा है, क्योंकि मैंने ना 2-3 वीडियो बनाई है, जो बच्चे मुझे पुराने जानते हैं, जो मेरी वीडियो 2-3 साल से देख रहे हैं, उनको पता होगा। एक मैंने कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की एक वीडियो बनाई थी, जिसपे इतना प्यार मिला, लोगों ने मेरी कॉपी कर करके वीडियो डाली है। मेरी वीडियो पे 5000 व्यू होंगे, उनकी वीडियो पे 80-80 हजार व्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद जेन्युइनली बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं बच्चों। क्लाउड का टॉपिक है, वेरी 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 इजी टॉपिक, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत रेयर बच्चे कोई ऐसे होंगे जो क्लाउड का क्वेश्चन सोल्व करके आए कॉन्फिडेंटली। आई कैन टीच यू क्लाउड्स इन विद इन 5 मिनट्स, और इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा आपको, गारंटेड दे रहा हूं, आप क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। मेरा मन एक नई सीरीज शुरू करने का है, जिसमें हम रफली अराउंड 50-60 लेक्चर डालूंगा मैं, वो टॉपिक के जो सबसे मुश्किल आपको लगते हैं, ठीक है। कोपन क्लाइमेट स्कीम हो गया आपका, ठीक है, ट्रांजिशन थ्योरी होगी 12th क्लास की है, क्लाउड्स का टॉपिक हो गया, साइक्लोन्स का टॉपिक हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, बहुत सारे, इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, उसके बाद डिसकंटिन्यूटीज ऑफ लेयर है, वो हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या कमेंट आपको करना है, इसके लिए कमेंट करना है
ज्योग्राफी सीरीज बना दो सर, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि आप लोग देखना चाहते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए फिर सोशल और ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसमें क्या देते हैं, इसमें आपका सिलेबस आता है पॉपुलेशन के ऊपर, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन में क्या आएगा आपका, कंपोजिशन में जैसे मेल फीमेल इनके डाटा के बारे में आएगा, सेक्स रेशो के बारे में आएगा, लिटरेसी के बारे में आएगा, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है किस स्टेट की उसके बारे में आएगा, डेंसिटी के बारे में आएगा। देन आपका ग्रोथ है, ग्रोथ यानी कि जो 4 अलग अलग फेजेस थे ग्रोथ के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्री में कौन सा शेप बनता है, ठीक है, पिरामिड का, उसके बारे में पढ़ते हैं। सेटलमेंट्स की बात जब आती है तो हम 2 टाइप के सेटलमेंट पढ़ते हैं, रूरल और अर्बन, ठीक है, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, मेगा सिटीज के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों आपके, ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो सब टॉपिक बहुत सारे हो जाएंगे, और इन्हीं के बेसिस पे आप देखोगे 12th क्लास की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें मेजोरिटी ऑफ द चीजें आपको इसकी मिल जाएंगी, लेकिन सब चीजें वहां भी नहीं मिलेगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कल्चर है, कल्चर में रेस के बारे में हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, रिलीजन कौन कौन सी कंट्री का ज्यादा है। अब इन्होंने क्या किया था, एक क्वेश्चन पूछा था आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2022 में, ठीक है, 4 अलग अलग ऑप्शन दिए, हिंदूज को हटा दिया वहां से, ठीक है, और किसी कंट्री का दिया था एक्चुअली में, नहीं इंडिया का नहीं था, किसी कंट्री का था कि उस कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बताओ, ठीक है। पॉलिटिकल में बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये क्या है ना, ये जो टॉपिक है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अब आप देखो आपका वॉर हो रहा है इजराइल और आपका ईरान के बीच में, ठीक है, लेबनान के बीच में, कहीं इसमें पूरे उसमें लिखा है कहीं पे ईरान और आपका इजराइल या फिर लेबनान, कहीं नहीं लिखा, बट ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने एक वर्ड डाल दिया ना, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अरेबियन पेनिनसुला जो वर्ड था वो भी यहीं से बना है, मतलब वो जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो इस तरीके की चीजों से आते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट्स जहां पे भी होंगे कंट्रीज के बीच में, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नाम का कीवर्ड आ जाएगा, जहां से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनेंगे मैपिंग के, ठीक है। फिर आ जाओ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स वर्ल्ड एंड इंडिया। अब यहाँ पे जो है ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसके लिए आप जनरली 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक रेफर करते हो। इसके लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में हम कुछ कुछ चीजें इसकी जो है 11th क्लास में दी है आपकी, कुछ कुछ चीजें आपके 12th क्लास में दी है, ठीक है। बाय द वे इसमें जो आप देखोगे इकोनॉमी के जो एस्पेक्ट हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक के अंदर भी दी है वर्ल्ड के, और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के उसमें इकोनॉमी के दिए हैं, ठीक है। यानी कि ये वाले टॉपिक और ये वाले टॉपिक मिक्स मिलेंगे आपको किसमें, 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूं। बोलते बोलते थक जाते हैं, क्या ना, एनर्जी रहना जरूरी है, इजंट इट। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, इसमें आपका एग्रीकल्चर सबसे पहले आता है। अब एग्रीकल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी है। जैसे कि आपका क्रॉप्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, अभी यूपीएससी अपने वाली पे आया नहीं है, जिस दिन यूपीएससी ने ये पूछना शुरू कर दिया ना, बताओ वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट व्हीट का एक्सपोर्टर कौन सा है, हाथ जोड़ जाओगे ऐसे, सर क्या पूछ दिया सर, एनसीईआरटी में तो नहीं है, ठीक है, ऐसे मतलब होंगे, मना नहीं कर रहा हूं, बट मेजोरिटी ऑफ द चीजें बाहर है। लैंड आ गया आपका, रिवोल्यूशन आ गई, जैसे आपका ग्रीन रिवोल्यूशन है, व्हाइट रिवोल्यूशन है, पूछा था क्वेश्चन सीएपीएफ ऐसे उठाओ, 2023 का क्वेश्चन पूछा था आई थिंक, या 22 का पूछा था, व्हाइट रिवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, 22 का था आई थिंक, ठीक है, जाके चेक करना एक बार। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है, मिक्स फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, ये सब चीजें कहाँ आती है आपके, एग्रीकल्चर में आती है। कौन सी क्लास में मिलेगा, 12th क्लास में मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है, छठा चैप्टर होगा शायद, जाके देखो एक बार, ठीक है। इंडस्ट्रीज आ जाएंगी आपके, फिर इंडस्ट्री में आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आ गई, उसके बाद अलग अलग मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी आपकी, ठीक है। देन आपका ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, एयर रोड रेल वाटर, वाटर के अंदर 2 आते हैं, पोर्ट और वाटरवेज, ठीक है। अब जैसे रोड का है, ठीक है, रेल का है, रेल में इंडिया में भी आएंगे, वर्ल्ड में भी आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड में कौन क्या आएगा रेल का, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, जाके चेक करो, ठीक है। इसके बाद रोड आगे, रोड तो पूछते रहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर सीएपीएफ 2007 में आया था आई थिंक, ठीक है। उसके बाद आपका एयर है, एयर पे भी ज्यादा ऐसा तो हवाई जहाज वगैरह तो पूछते नहीं है, पर पढ़ लेना फिर भी, कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। रेलवे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हेडक्वार्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, अभी तो नहीं आए हैं, 2-3 साल में, पहले आते थे। वोटर आ गया, वोटर में पोर्ट्स ऑलमोस्ट हर बार आता है, ठीक है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आए होंगे आज तक सीएपीए में पोर्ट्स के ऊपर। वाटरवे के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, साइकिल चलता रहता है। पोर्ट का क्वेश्चन एक गारंटेड आना ही आना है 2024 में, चाहे वो सीएपीएफ एग्जाम में आए, चाहे सीडीएस में आए, चाहे एनडीए में आए, चाहे सीएसएफ में आए,
आएगा पक्का किसी न किसी में, मिक्स करके देते रहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आ जाओ, आईटी सेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है। रिसोर्सेज आपके देखो कोल, पेट्रोलियम, विंड, सोलर, जियोथर्मल, बायोफ्यूल। मिनरल्स में आपके मेटेलिक मिनरल है, नॉन मेटेलिक मिनरल है, एनर्जी मिनरल है, ठीक है। एनर्जी वाले कौन कौन से आपके, ऑयल वगैरह हो गए, ठीक है। ऐसे ट्रेड और कॉमर्स है, डब्ल्यूटीओ के बारे में आप पढ़ते हो, G8 के बारे में पढ़ते हो, ग्लोबल ट्रेड के बारे में पढ़ते हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सार्क हो गया, बिम्स्टेक है, और भी आसपास की जो है सारे के सारे, ठीक है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी पे, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे तो कम से कम 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, ठीक है। पॉलिटी का क्या बोलता है यूपीएससी, क्वेश्चन एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 3 है, इसके बारे में देखते हैं। कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है आपका, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर में क्या आता है आपका, पार्लियामेंट, स्टेट कमिटीज, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर। जुडिशरी में स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रीजनल कोर्ट्स, पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू, इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब किसमें आते हैं आपके, ये आते हैं कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगेन पॉलिटी के उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हो तो इलेक्शंस के बारे में क्या पढ़ना है, सब टॉपिक क्या है इसके, ठीक है। नेक्स्ट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, आईएएस, सिविल सर्विसेज के बारे में, गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का पार्ट ऐसे आरटीआई एक्ट हो गया आपका, ठीक है। इन सब चीजों को देखते हैं हम, राइट टू एजुकेशन हो गया, आरटीआई हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, साइलेंट फीचर देखते हैं आपका, उसके बाद फेडरल सिस्टम, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, अमेंडमेंट प्रोसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है हम सीधा उठा के भाग लेते हैं पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत लेके, ठीक है। नो डाउट लक्ष्मीकांत इज अ वेरी वेरी गुड बुक, बट याद करो वो दौर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2022 का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट से 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे डीडू बासु से, ठीक है। पॉलिटी की एक बुक आती है डीडी बासु करके, 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट के वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पूछे गए थे डीडी बासु से। तो मेरे कहने का कुल मतलब ये है, यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, दे डोंट वांट कि बच्चा लक्ष्मीकांत से ही पढ़े। अगेन लक्ष्मीकांत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यूपीएससी को अपने कंसेप्ट से मतलब है, उसको मतलब है भाई बच्चे को अगर मैं पूछूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है तो उसको पता हो, मुझे नहीं पता, वो एनसीईआरटी पढ़ के करके आए, स्टडी फंडा के नोट्स पढ़े, उसके बाद आपकी कोई पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़े, डीडी बासु पढ़े, दे डजंट मतलब उनको मैटर नहीं करता, दे डोंट केयर, ठीक है। उनको मैटर क्या करता है, बच्चों को कंसेप्ट आता है, बात खत्म, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। आगे इकोनॉमी में क्या बोला है इन्होंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू एज ह्यूमन राइट, अब ये मिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट और करना, आप ऊपर लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू, डिफेंस का घुसा दिया यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर, एनएचआरसी, पॉलिटी का पार्ट, मिक्स है, ठीक है। इकोनॉमी की हम बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी, जिसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं, कैसा डेवलपमेंट चल रहा है हमारा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई इंडेक्स वगैरह सब। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी में डेफिनेशन, पॉवर्टी क्या होती है, एलिवेशन प्रोग्राम कौन कौन से हैं, किस टाइप की पॉवर्टी होती है, कितनी पॉवर्टी है, कौन कौन सी स्कीम है पॉवर्टी की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में रोल पढ़ते हैं, रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह जो जो आप क्या है, इश्यूज क्या क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ हमारे यहाँ पे, पीएसयूज के बारे में आजकल देख रहे हो आप, एक एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पीएसयूज के ऊपर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं 1991 के, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। इधर आपका डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं, ये सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर, मार्केट्स, और भी काफी सारे होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का है। अब आप बोलोगे सर इनका छोटा क्यों बताया, क्योंकि सारी चीजें हमने एक एक करके एक्सप्लेन तो करनी है, मोटा मोटा बता देते हैं, राइट। करंट अफेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से आप ज्यादातर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यार मेरा जो मन है ना, सच बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट जो मुझे फॉलो करता है एटलीस्ट
वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि कोई भी न्यूज पढ़ के ये बता दे क्वेश्चन सॉरी, मैं चाहता हूं मेरा जो भी स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पढ़ के या फिर न्यूज पढ़ के ये बता दे कि इस पे यूपीएससी कैसा क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट चाहता हूं मैं आप लोग बनो, ठीक है। बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। क्वेश्चन विल टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इन ब्रॉड एरियाज। ब्रॉड एरिया नहीं, बड़े एरियाज के अंदर, ब्रॉडर सेंस किसका, कल्चर। टॉपिक तो देंगे नहीं सब टॉपिक, सीधा ही बोल दिया कि कल्चर के बारे में कोई भी न्यूज होगी, इंडिया की हो वर्ल्ड की हो डजेंट मैटर, वहां से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, म्यूजिक। उससे नेक्स्ट क्या है, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस। कहीं पे भी लिखा है इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछेंगे, नहीं लिखा, क्यों, बच्चों का काम है, ठीक है। हम क्या कहते हैं करंट अफेयर के लिए, कोई भी टॉपर आएगा क्या बोलेगा करंट अफेयर के लिए, विजन आईएएस के पढ़ लो, स्टडी फंड आके पढ़ लो, फलाने कोचिंग के पढ़ लो, क्योंकि दूसरे कोचिंग का नाम नहीं ले सकते ना, है बहुत सारे, काम सब अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं आपको पता तो हो करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। 30 पेज की आप मैगजीन पढ़ रहे हो, 50 पेज की मैगजीन पढ़ रहे हो, विजन आईएएस 100-120 पेज की पढ़ रहे हो, उस मैगजीन से क्या इंपॉर्टेंट छाटना है वो तो आपको पता हो। वो तो इससे तो नहीं आएगा, वो कहां से आएगा, वो यहां से आएगा, हम बताएंगे कैसे। करंट अफेयर की जो स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा सबके लिए, वहां से आपको सीखने को मिलेगा, इजंट इट। कर दो टाइप कमेंट में जाके, करंट की वीडियो बना दो। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है इसमें, अब ऐसा यार पता है क्या, हर एक उसका एक्सप्लेन करूंगा ना, कम से कम 20 स्लाइड तो करंट अफेयर की बन जाएगी। वो जब हम करंट अफेयर की बनानी है हमें, तो उसमें बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, म्यूजिक। म्यूजिक का देखते हैं, म्यूजिक और आर्ट में क्या बोलते हैं, म्यूजिक और फिल्म्स में, कि भाई म्यूजिक के रिगार्डिंग कुछ भी न्यूज होगी ना तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कैसे। अलग अलग अवार्ड्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक के नेशनल अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड है, संगीत नाटक अकेडमी है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये नेशनल हो गए, ये इंटरनेशनल ग्रैमी अवार्ड्स है, ऑस्कर अवार्ड है, सर म्यूजिक के हैं। आर्ट के अलग होंगे, लिटरेचर के अलग होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर का पूछते हैं पुलिट्जर प्राइज पूछ लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा एक रेमन मैग्से से आता है, वो पूछ लिया। और कौन सा है, काफी सारे हैं, इंडिया के भी हैं 2-3, ठीक है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बिरला फाउंडेशन है उनकी, जो व्यास सम्मान हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके काफी सारे हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे म्यूजिक में क्या है, नेशनल अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर हो गया, दादा साहब फाल्के हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ अवार्ड के बारे में पूछेंगे, एनी पर्सन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर या नेशनल अवार्ड के अंदर बेस्ट मूवी किसकी है, फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी होगी, बेस्ट मूवी कोई आई होगी, कौन सी मूवी है, इसको बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड का अवार्ड दिया गया, नेशनल अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उस फिल्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम उस फिल्म का, उस फिल्म में एक्टर कौन से है उसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब देख रहे हो, यूपीएससी ने सिर्फ म्यूजिक और फिल्म दिया है यहाँ पे टॉपिक, आगे कैसे डिकोड करना है वो आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज द बेस्ट अवॉर्डेड फीचर फिल्म इन द नेशनल फिल्म अवार्ड 2018, सीएपीएफएसी 2018 क्वेश्चन है, बताओ। पूछ लिया, आपके सामने है। अब मुझे ये बताओ, जो मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो, अगर उसने इसको कवर नहीं किया, आप तो गए ना, गए आपके 2 नंबर, इजंट इट। तो ये चीज है, मतलब इस चीज को अच्छे से आप रिकॉग्नाइज आपको करना पड़ेगा कि जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो ना उसको अच्छे से देखो एक बार, क्या उसमें ये सब चीजें कवर्ड हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, म्यूजिक का था, यहाँ पे म्यूजिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अवार्ड पूछेगा, पर्सनैलिटी, इवेंट्स, प्लेसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे यहाँ पे म्यूजिक का है, ठीक है, पूछ लेंगे कि भारत का महान सितार वादक कौन था, बताओ, तबला वादक कौन था, पता होना चाहिए। रीजन बीइंग, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इनडायरेक्टली पूछेगा, मान लो कोई पर्सन न्यूज में है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला तो सीपीएफ का क्वेश्चन है, 2004 का है। एक क्वेश्चन ऐसा सीडीएस के अंदर पूछा गया था, एक महान तबला वादक थे, बिरजू महाराज करके, ऐसा क्या नाम था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सीडीएस 2 2022 का क्वेश्चन था, लखनऊ घराना ऐसा कुछ था, ठीक है। अब उसमें क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि इनकी डेथ हो गई है, तो ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं। यार पर्सनैलिटी के ऊपर भी आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, इस लेवल का जो है स्टैंडर्ड यूपीएससी। तभी तो बोलते हैं यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी नॉलेज, आपका विजन, सब कुछ देखता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका किस पे पूछा गया, यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट दिए गए, यहाँ पे उनकी फेमस पर्सनैलिटीज दी गई, ये भी पढ़ना है आपको।
इधर आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2016? पूछ दिया दादा साहब फाल्के। अब इससे कैसे जज करोगे आप? म्यूजिक एंड फिल्म से कैसे पता चलेगा? दादा साहब पूछेगा, हम बताएंगे। क्यों बताएंगे, कैसे बताएंगे? एक्सपीरियंस, नॉलेज, 8 सालों से यही तो काम कर रहे हैं, इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो। अब तो एटलीस्ट ट्रस्ट कर सकते हो कि आपको गलत गलत गाइड नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ ना एक वो है, बहुत बच्चे मुझसे चिढ़ते भी हैं, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक हमेशा से है, किसी भी बच्चे को मिसगाइड नहीं करना। अगर कोई चीज आपके काम की है तो कह के बेच दूंगा कि भाई ये तेरे काम की है, जाके ले ले। मिसगाइड में कभी नहीं कर सकता किसी बच्चे को, ठीक है? चाहे वो कोर्स के मामले में हो, चाहे वो नॉलेज के मामले, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। यार ईमान नहीं मानता यार, कैसे किसी बच्चे के साथ धोखा करे, ठीक है? ये चीज है। उसके बाद आपका इसमें अलग अलग है, लिटरेचर का हो गया। लिटरेचर में अलग अलग बहुत सारी चीजें, आपके अवार्ड्स आ जाएंगे लिटरेचर रिगार्डिंग। स्पोर्ट्स का है आपका, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में आपका जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स के नाम, फेमस पर्सनैलिटी टू दो स्पोर्ट्स, कौन कौन से अवार्ड उन कैटेगरीज में है, ओलंपिक्स आ जाएगा आपका, सब कुछ है ना। ये एक मतलब पूरा गुब्बारा है बेसिकली करंट अफेयर। उसमें छोटे 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 कंचे हैं। तो ये कंचे हम नेक्स्ट जो करंट अफेयर की स्पेसिफिक वीडियो होगी मैं सारे खोल दूंगा आपके सामने, फ्रेश पे खिला देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? ये आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा कैसे डिकोड करना है उसको, ठीक है? बस यही था आज की वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो ये है, ज्योग्राफी। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का वीडियो होगा मान लो, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है? सोर्स, टाइप ऑफ एरिया जहां से क्वेश्चन पूछता है, सब कुछ सब कुछ। यार आप पूछो तो दिल खोल के रख देगा तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं जब तक मैं बैठा हूं, ठीक है? मुझे कुछ हो गया तो फिर देखो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो 1% भी हेल्पफुल रही हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो यार। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है ना सब में फैला दो, पता तो चले कि स्टडी फंडा ने कुछ बनाया है। ये वीडियो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीरीज इसने पूरी देख ली ना, जो बच्चे स्पेसिफिकली वो बच्चे जो हर बार 5-5, 7-7, 10-10 नंबर से रह रहे हैं ना, आपका तो एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, ठीक है? इस वीडियो के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा, एंड है वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और नेक्स्ट जो है वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।